फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में बिजनेस अकाउंट के फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भरें। याद रखिएगा दोस्तों, अब यह फॉर्म न्यू आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से यह न्यू रिलीज फॉर्म है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा इसे कैसे सही सही भरते हैं हम लोग। और अगर आप न्यू अकाउंट खोलने जा रहे हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, प्रोप्राइटरशिप के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर अभी भी अगर आपको बैंक से पुराना फॉर्म में मिलता है तो आप हमारे दूसरे वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप सेविंग अकाउंट खोलना प्रेफर्ड कर रहे हैं तो न्यू फॉर्म के अनुसार से सेविंग अकाउंट के ऊपर में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो वीडियो की ओर दोस्तों, तो यह आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा, न्यू फॉर्म आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो इसमें ये पहला सेक्शन कहता है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसलिए आप इसे ना भरें। इसे भरना भी नहीं है, बस आप यहाँ पे दो जगह टिक कर सकते हैं कि न्यू अकाउंट एंड मेरे पास कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से अकाउंट नहीं है। अब यह जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कहता है नेम ऑफ द एंटिटी, मतलब आपके शॉप का क्या नाम रहने वाला है। आप जो बिजनेस शुरू करने वाले हो, बिजनेस में शॉप का क्या नाम रहने वाला है। जैसे मेरे केस में यह प्रज्ञा ट्रेडर्स है। सॉरी, मैं ट्रेडर्स लिखना मैं भूल गया, ये एक्चुअली में हाँ ट्रेडर्स ही है, वो आ नहीं रहा है। ठीक है, हाँ प्रज्ञा ट्रेडर्स है। और आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, तो जो भी केस है, जो भी आपके जीएसटी पे या फिर इनकॉर्पोरेशन लेटर पे जो भी अंकित है, आप वही नेम जो है सो यहाँ पे डालें, बिल्कुल सेम नाम आप डालें, उसको चेंज मत करें। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन। मतलब आपका जो ये जो मेरे केस में प्रज्ञा ट्रेडर्स, आपके केस में क्या है वो मुझे नहीं पता है, वो जो से रजिस्टर्ड कब का है, उसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट जो इशू किया गया वो इशू डेट कब का है, तो आपको जीएसटी के ऊपर में मिल जाएगा वो डेट कौन सा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये आपको भरना नहीं है क्योंकि यह जो सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है, इसलिए आपको इसे भरना नहीं है। एंड पैन नंबर याद रखिएगा। आप तो कहेंगे कि इस शॉप के नाम से तो कोई पैन नंबर है नहीं, लेकिन एक्चुअली मैंने ये प्रोप्राइटरशिप के लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो प्रोप्राइटरशिप के केस में जो पर्सन इसे ऑथराइज करेंगे उसी का पैन नंबर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी का पैन नंबर जाता है, इसलिए आप वो पैन नंबर अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे डाल दें, उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ पे डाल दें, और आपका जो जीएसटी नंबर है वह यहाँ पे डाल दें। यह एक रेफरेंस जीएसटी नंबर है, इसलिए आप इसको ओरिजिनल ना माने, ये सिर्फ डमी है। एंड अब बाकी आपको यह जो सो एंटिटी कंस्टिट्यूशन टाइप ये सब आप छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा ऑप्शन 2 पे आते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें कोई भी आपको दो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तो जो भी है इसमें आपको जो भी लग रहा है अप्रोप्रिएट आप उसे करते हैं। मेरे केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एक्टिविटी प्रूफ है, दोनों एक्टिविटी प्रूफ है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑनली। या मैंने दो डॉक्यूमेंट पे मैंने टिक किया। आपके केस में अगर कुछ अलग है, अगर इसमें से आपको नाम मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अदर्स में उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए है नहीं, ये बेनिफिशियल ऑनर है, और प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई भी बेनिफिशियल ऑनर नहीं होता। बेनिफिशियल ऑनर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एनजीओ वगैरह का जो अकाउंट जो खुलता है उन सब केस के लिए आपको बेनिफिशियल ऑनर होता है। प्रोप्राइटरशिप में कोई भी बेनिफिशियल ऑनर नहीं होता है। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। तो चौथे नंबर पे है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आप वही भरे जो आपके जीएसटी पे एड्रेस अंकित है, या आप जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं अपने शॉप से रिलेटेड, जो भी रजिस्टर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं शॉप से रिलेटेड, उसी का उसमें जो भी एड्रेस अंकित है उसी प्रकार से लिखें, अपने तरफ से कुछ भी ऐड ना करें एक्स्ट्रा। तो मेरे जीएसटी पे ये अंकित था, इसलिए मैंने अब A to Z मैंने वही उतारा है, अपने तरफ से मैंने कुछ भी लिखने का प्रयास नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोड ये सब भरना ना भूलें। और मेरा जो ये एड्रेस होगा, ये दोनों हमारा ये क्या कहते हैं, आपको बिजनेस का तो है ही, और मतलब दोनों जगह के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है ये, तो दोनों जगह के लिए ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डेंस के लिए भी लोकल एड्रेस भी हमारा यही मान्य होने वाला है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे टिक कर दें, अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पे कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अब आते हैं नीचे। अब यह क्या कहता है, 4.3 कहता है एजुकेशन वेयर एंटिटीज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए 4.3 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 5 को आप बहुत ध्यान से भरेंगे, इसमें आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जरूर भरें। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली हम यहाँ पे आ गया, होना तो यहीं पे था लेकिन यहाँ पे आ गया, इसलिए अपना वो ज़रूर भरें। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर सही से ये वर्किंग आपका होना ही चाहिए।
हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जो दुकान है, आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है वो क्या करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, तो मैन्युफैक्चरर पे टिक करिए। हमारे केस में ट्रेडर है तो इसलिए मैंने ट्रेडर्स पे क्लिक किया। अगर आप रिटेलर कुछ कपड़े उपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे रिटेलर पे टिक कर सकते हैं। अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है अप्रोप्रिएट उस पर आप टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद एडिशनल अबव मतलब क्या, अब इसको देखिए, टिक करने का मतलब है कि आपसे एक तरह से अंडरटेकिंग मांग रहा है कि क्या आपका बिजनेस एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इस पर टिक किया। मैंने टिक किया नहीं, मेरा कोई एमएलएम नहीं है। अगर आपका एमएलएम होता तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ता और उससे रिलेटेड आपको जो है सो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब इस अकाउंट में एनुअल टर्नओवर कितने होने वाले हैं, तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आप भर दें। हमारे केस में इतना आराम से हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है। और जैसे मैंने बताया था कि न्यू अकाउंट ओपनिंग पर्पस है, ब्रांड न्यू अकाउंट खुल रहा है, इसलिए मैं यह चीज़ मैंने भरा ही नहीं, ठीक है। अगर आपका पहले से अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे किसी भी प्रकार से अकाउंट हो, तो सेविंग अकाउंट कब से आप ऑपरेट कर रहे हैं आप यहाँ पे लिख दें। वो नेचर ऑफ अकाउंट अगर सेविंग है तो एस भी लिख दीजिए। एंड अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटीज आपने ले रखी है तो वो आप यहाँ पे लिखें, अन्यथा नो कर दें। टाइप ऑफ अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट आप खोलने वाले हैं, तो वह यहाँ पे आप करंट अकाउंट पे टिक कर दें। मोड ऑफ ऑपरेशन जो है सो आपका यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेल्फ व प्रोप्राइटरशिप लिख दें। ओके, प्रोप्राइटरशिप के केस में सेल्फ ही ऑपरेट होता है, बस उसमें प्रोप्राइटरशिप का स्टैंप लगता है। चलिए, सर्विस रिक्वायर्ड। अब आपको इस अकाउंट खोलने के दरमियान में, आप जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे दे दें कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपको नेट बैंकिंग चाहिए तो इस पर टिक करें, अन्यथा जो है सो ना करें। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे ना करें। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे मंथली दे दें, जिससे कि आपको हर महीने आपको बैंक की तरफ से स्टेटमेंट मिलता जाएगा और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। एसएमएस अलर्ट्स पे आप अनटिक कर दें। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ अनटिक करने का। देखिए, अनटिक अगर आप करोगे, आप अगर इस पर टिक कर दोगे तो आपको हर महीने करंट अकाउंट के केस में 23 रुपये 70 पैसे के रेट से आपको चार्ज पे करने पड़ जाएंगे हर क्वार्टर। इवन अगर आप ना भी टिक करोगे तो फिर भी बैंक की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन क्रेडिट, ट्रांजैक्शन डेबिट, ये सारे मैसेजेस आपको आते रहेंगे बिना किसी चार्ज को पे किए हुए। इसलिए आप एसएमएस अलर्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो डेबिट कार्ड पर टिक करें, अन्यथा उसको जैसा मतलब चेकबुक चाहिए तो चेकबुक कर दें। कैश पिकअप फैसिलिटी, अगर आपको लगता है कि नहीं बैंक के ऑफिशियल के द्वारा हमारे दुकान पे आकर के हमारा कैश ले जाए, मुझे ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ जाते हैं। उसके बाद ईमेल आपका मैंडेटरी होता है, ईमेल आपको डालना ही है क्योंकि आपको स्टेटमेंट चाहिए, तो इसलिए आप ईमेल डालना ना भूलें, ठीक है। एसएमएस अलर्ट्स टू बी सेंट ऑन मोबाइल, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ये देखिए आपको मैंडेटरी फील्ड भी नहीं होता है। अकाउंट वेरिएंट, ये आपको जो सो बैंक ऑफिशियल के द्वारा भरा जाएगा, लेकिन यह जो अकाउंट वेरिएंट होने वाला है बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट होगा, जिसको कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के साथ आपको खुलता है। इसमें आपको एवरेज बैलेंस समझिए तो मेट्रो सिटीज़ के अनुसार से इसका एवरेज बैलेंस आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ता है, और अगर अर्बन एरिया का ब्रांच है तो अर्बन में 2,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। चलिए, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यह देखिए, अदर एंटिटी डिटेल्स, ये आपके लिए है नहीं, ये याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंडियन हैं और अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंट खोलने वाले हैं, तो बस जिस तरह से जहाँ जहाँ मैंने टिक किए हैं, जहाँ जहाँ मैंने जैसे भरे, हाँ नाम वगैरह आपका खुद का होगा, उस तरह से आप भरोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में इन्वॉल्व है तो आपको बहुत सारे पेजेस भरने पड़ जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आपको उस बातों को इग्नोर करना है, तो इसलिए यह भी आपके लिए नहीं है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस एज पर टैक्स लॉज, यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। देखिए, टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया, तो बिल्कुल अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ जाएगा फटका का। लेकिन अगर आपका बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है इंडिया से बाहर, और अगर आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो आपको नो पे टिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे करके आपको ये पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसे भरने वाला हूँ नहीं, और उम्मीद करता हूँ आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, फॉर्म 60,
फॉर्म 60 देखिए उसके लिए होता है जो पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पैन कार्ड दे रहे हो, मैं पैन कार्ड दे रहा हूँ। अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हो तो फिर आपको इसको भरने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म 60 आप दे रहे हो तो ठीक है, अन्यथा आपको इसे भरना पड़ जाएगा। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप मेरे वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप फॉर्म 60 भर नहीं रहे हो तो यहाँ पे आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉमिनेशन प्रोप्राइटरशिप में ही आप सिर्फ नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, बाकी किसी भी केस में आप करंट अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। नॉमिनी अपॉइंट दो ही तरीके में आप करंट अकाउंट में कर सकते हो, एक प्रोप्राइटरशिप है या आपके अगर आप अपने खुद के नाम से करंट अकाउंट खोल रहे हो तो ही, अन्यथा और किसी भी चीज़ में एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, मैं नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया IV राजीव कुमार, ये है। टाइटल ऑफ डिपॉजिट छोड़ दे, अकाउंट नंबर तो अकाउंट खुलने के बाद आपको जनरेट होगा। नॉमिनी आप किसको नॉमिनी बनाना चाह रहे हो, तो मेरे केस में फादर साहब है तो इसलिए मैं यहाँ पे भर दिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड एड्रेस प्रूफ, आपके जो नॉमिनी का जो एड्रेस प्रूफ क्या होने वाला है आप यहाँ पे भर करके उस तरह से आप यहाँ पे आप साइन कर सकते हो। ये मोबाइल नंबर वगैरह ये कोई ज़रूरत नहीं है भरने के लिए। और विटनेस भी नहीं, विटनेस वहाँ पे होता है जहाँ पे पर्सन इलिटरेट होता है। ठीक है, या फिर जिसको आप नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो अगर वो लेस देन 18 ईयर्स है तभी दोस्तों यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अब थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पे, अब ये आपको एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको करना अनिवार्य है। तो डिक्लेरेशन करने के बाद आपका यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकेगा, फ़ोटो चिपकने के बाद आपका जो उसके नीचे प्रोप्राइटरशिप के केस में इस तरह का कुछ आपको स्टैम्प बनता है, 4MS प्रज्ञा ट्रेडर्स, वहाँ उसके नीचे प्रोप्राइटर और ये उसके इसके बीच में आपका साइन होता है। और यही आपका वैलिड होने वाला हर ट्रांजेक्शन के लिए, तो इसीलिए आप इसको बड़े ध्यान से, मतलब अमूमन लोगों को पता होता है प्रोप्राइटरशिप का स्टैम्प कैसे बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप हमारे इस इतने को आप रेफ़र कर सकते हैं, आप इस तरह से मोहर बनवा सकते हैं और उसके सेंटर में आप अपना साइन कर दीजिए। यह चीज़ आपके लिए है नहीं, यह बैंक ऑफिसर के लिए है। बैंक ऑफिसर का नाम जिनके सामने आपने अपना सिग्नेचर किया है उसका डेजिग्नेशन, डेट वगैरह ये सब भरा जाएगा। अब थोड़ा सा जब नीचे आते हैं, अब यह चीज़ देखिए क्या फॉर ऑफिस इज ओनली, इसलिए आप इसको इग्नोर करें। और थोड़ा नीचे जाते हैं, करंट अकाउंट्स के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, ये आप पढ़ें ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों बैंक को। बस थोड़ा सा नीचे आते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आप बस यहाँ पे नीचे साइन करके आपने ऊपर में जितने दिए हुए विवरण को आपने भरा आप उसे फॉलो कर रहे हैं, जितने भी कंडीशन है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उसको फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे अपना साइन कर दें, यहाँ मोहर मार करके यहाँ पे साइन कर दें। ठीक है, अब उसके बाद फिर से नीचे आते हैं। अब यह देखिए वो अभी तो आपने भरा था जो शॉप से रिलेटेड, अब यह हो जाएगा आपका खुद के रिलेटेड से। अब यहाँ पे आपका खुद का कुछ इंडिविजुअल डिटेल्स आएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। यह भी मैंडेटरी होता है, अगर आपके प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में एक से ज़्यादा सिग्नेटरी होने वाले हैं, कभी कभी क्या होता है कि नहीं आपको लगता है कि दो लोग कर लें ऑपरेट, तो उस केस में जो है सो अमूमन जो है सो 1/100 होता है, मतलब 99 लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो इस केस में आपको यह जो एनेक्सर 2 है आपको 2 ठो भरना पड़ेगा। ठीक है, खैर चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपका एक फ़ोटो चिपकेगा, इस अनुसार से आपका 2 फोटो चिपक गया दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं डालना भूल गया था, मैं चलिए यहाँ पे मैं भर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ये मैं भूल गया था। चलिए इसको भर लेते हैं दोस्तों, जो भी एंटिटी का नाम है आप यहाँ पे सही सही भर लें। MS प्रज्ञा ट्रेडर्स। ठीक है, इस तरह से आप भर लें। देखिए एंटिटी का नेम एंड यहाँ पे जो इसको ध्यान से देखिएगा, डिटेल्स ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन फॉर पैसिव NFE ओनली। NFE ये आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, प्रोप्राइटरशिप के केस में ये एप्लीकेबल ही नहीं है सिंपली, तो इसलिए आप वन को वन को ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे आ जाएंगे डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन में आ जाएंगे। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन में आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे रिलेटेड पर्सन टाइप किया होगा तो ये आपका प्रोप्राइटर होगा, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे सिंपली, एंड यहाँ पे आप अब आपका विवरण आएगा, आपका डिटेल्स आएगा।
सेम एज आईडी प्रूफ आप यहाँ पे अपना नाम डाल दें, जो भी नाम है, आपके फादर का नाम, ठीक है, फादर का नाम यहाँ पे डालें, और आपकी माता जी का नाम यहाँ पे डालें। एंड यह देखिए नेम ऑफ मदर फादर और स्पाउस, यह मैंडेटरी है, इसलिए आपको एक नाम यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। यह CKYC पर्पज़ के लिए होता है, इसलिए आपको इसे देना ही पड़ जाता है। अब आपका आधार नंबर यहाँ पे दे दें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दें, और कुछ टिक है जो कि अगर आप ये तभी चेंज होगा अगर ये कोई महिला देख रही है तो फीमेल पे होगा, अन्यथा सारे मेल पे ही होगा, ठीक है। इंडियन कंट्री कोड इंडिया, रेसिडेंस इंडिविजुअल, सिटीजनशिप, ऑक्यूपेशन टाइप, एंड यहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नो पे हुआ। एंड कंट्री कोड ऑफ टैक्स रेसिडेंस यहाँ पे आप यह कर दें। एंड यह भी जो है सो इसको याद ध्यान से देखिएगा एंड टिक टिक करिएगा। अगर आप इसको फिर से नो पे करेंगे तो फिर से आपको एक और एक्स्ट्रा पेज भरना पड़ जाता है, ठीक है। तो कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली, नॉट एनी अदर कंट्री ऑफ आउटसाइड इंडिया, आपको इसी पे टिक करना है। एंड यहाँ पे आपका पैन नंबर, फिर से आपका खुद का पैन नंबर आएगा, यह डमी पैन नंबर है, इसको आप सही ना माने। प्लेस ऑफ सिटी ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ सिटी ऑफ बर्थ आपका जो भी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस जगह पे आपका जन्म हुआ और जिस सिटी में जन्म हुआ वहाँ का दे दें, नाम दे दें, कंट्री कोड यहाँ पे दे दें। एंड उसके बाद ऑप्शन 3 की ओर आते हैं, आप प्रूफ क्या दे रहे हो एड्रेस के लिए, तो जो भी दे रहे हो एड्रेस, मैं आधार दे रहा हूँ इसलिए मैंने आधार पे टिक किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे यह आपके लिए एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, प्रूफ ऑफ एड्रेस इन केस OBD इन पॉइंट नंबर 3 ऑल्सो डज नॉट कंटेन अपडेटेड एड्रेस, यह तभी होगा जो आप एड्रेस ऊपर में आपने लिखा है और वो आपके आधार पे अंकित नहीं है, तभी जो है सो इतना चीज़ आ जाएगा। अगर आप कहीं किसी के मकान में रह रहे हो तो वहाँ के लैंडलॉर्ड का अगर आप दे रहे हो तो उन सब केस में यह सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर वो आधार पे नहीं है तभी आपका ये आएगा, अन्यथा यह नहीं आएगा। एंड यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स, यहाँ फिर से डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं अपना जो एड्रेस प्रूफ ले रहा हूँ एज ए आधार ले रहा हूँ, आधार कार्ड के तौर पे, तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर मैंने लिख दिया है। यह जो आधार कार्ड इशूड कौन करता है, तो गवर्नमेंट करते हैं। इशू डेट क्या है, इशू डेट अमूमन आप इसे नहीं भी भरोगे तो चलेगा, लेकिन अगर जैसे क्या है यह मैंडेटरी फील्ड है इसलिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ के बाद का कोई भी डेट आप डाल सकते हो। एक्सपायरी डेट बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे 2099 लिख सकते हो। एंड बाकी जो जैसा आपके आधार पे एड्रेस है उसी तरह से आप उतार दें, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी मत ऐड करिएगा। एंड यहाँ पे फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। एंड आपका 6 ब्लैंक रहेगा, 7 भी ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ये सारे कुछ आपके लिए है ही नहीं, जो NRE हैं या इंडिया से बाहर बिजनेस करते हैं उन सब व्यक्तियों के लिए है ये। फिर से यहाँ पे फॉर्म 60 आपका आ नहीं रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी पैन भर रहे हो, इसलिए फॉर्म 60 भरने की ज़रूरत हो ही नहीं रही है। अब यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन भर करके आपको यहाँ पे साइन कर देना है। याद रखिएगा जहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचरी लिखा रहे वहीं पे आपका स्टैंप लगेगा, जहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचरी ना लिखा रहे वहाँ पे आपका सिर्फ खुद का साइन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे यह देखिए, यह फिर आपके ऑफिस यूज के लिए आ जाता है, इसलिए आपको भरने की ज़रूरत है नहीं। एनेक्सर 3 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। एनेक्सर 3 कहता है एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस, मतलब एक से ज़्यादा एड्रेस। अब जैसे क्या हो जाता है कि कहीं पे आपका गोडाउन है, कहीं पे आपका शॉप है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका एड्रेस अलग अलग हो गया, तो उसी चीज़ के लिए आपका यह चीज़ होता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है अमूमन, अगर होता है तब आप इसे भरें, अन्यथा फिर से आप इसे KPT कर दीजिए, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद अटेस्टेशन, यह भी आपके लिए नहीं है। अब फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप। मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटरशिप के केस में बेनिफिशियल ऑनर होता ही नहीं है, इसलिए यह भी चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। अब और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यह है कुछ अगर आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ आप ले रखे हैं तो बताइए, नहीं ले रखे हैं तो जिस तरह से मैंने टिक किया आप उस तरह से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नो पे टिक कर देते हैं तो फिर बाकी चीज़ें तो फिर आपका नो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप यस करते हो तो बाकी चीज़ें आपको भरनी पड़ जाती है कि कौन से बैंक से आपने कितना लोन लिया है, नहीं लिया है। और अगर आप इसको छिपाते भी हो तो फिर आपके एक जब आप अकाउंट खोलेगा तो एक आपका CRIF डाटा जनरेट होता है, तो क्रिप रिपोर्ट में आपका सारा कुछ जनरेट हो ही जाएगा, इसलिए आप छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ले रखा है तो आप बेशक वहाँ पे दिखा दीजिए।
क्रेप रिपोर्ट में आपका पर्सनल लोन नहीं दिखता, सिर्फ ये कैश क्रेडिट, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लोन आपका दिख जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए एनएफई का यहाँ पे आपको दिया हुआ डिटेल्स, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत पढ़ना नहीं चाहिए आपको दोस्तों। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट को खोलने के लिए आपको दो एड्रेस प्रूफ लगते हैं। अगर आपके पास सिर्फ आधार है और आपके फर्म के नाम से अगर आपके पास सिर्फ जीएसटी है और दूसरा कोई पेपर नहीं है, या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी पेपर इशू नहीं किया हुआ है, तो बैंक में एक फॉर्मेट आती है, वह आपके दुकान पे विजिट कर चाहे तो दुकान पे विजिट करके वो फॉर्मेट बना सकते हैं, जिससे कि आपका सेकंड एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। और ये आपका अधिकार है, इसके लिए बैंक अधिकारी आपको मना नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये करना ही पड़ेगा। ओनली इन केस ऑफ यू डू नॉट हैव सेकंड एड्रेस प्रूफ फॉर योर शॉप या फॉर योर बिजनेस नेम। चलिए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ये सब को आप ब्लैंक छोड़ें, भरना नहीं है, यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यू करंट अकाउंट फॉर्म को बिजनेस अकाउंट के खोलने के लिए हम लोग उसको कैसे सही भर करके अकाउंट को सक्सेसफुली खुलवा सकते हैं बिना किसी ट्रबल के। याद रखिएगा, बिना किसी ट्रबल के। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, उसको कैसे सही भरते हैं, वो तो वीडियो मैंने बना दिया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा में बिजनेस अकाउंट के फॉर्म को हम लोग कैसे सही भरते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी रेफ़र करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।